नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कानूनी परेशानियां एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। झारखंड के चाईबासा स्थित एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 26 जून 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालत ने राहुल गांधी के वकील की ओर से दाखिल की गई पेशी से छूट की याचिका को खारिज करते हुए ये सख्त रुख अपनाया है। केस दर्ज करने वाले बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने बताया कि माननीय अदालत ने राहुल गांधी पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। राहुल गांधी पर बीजेपी के खिलाफ गलत बयानबाजी करने का आरोप है। यह मामला 2018 का है, जब बीजेपी नेता प्रताप कुमार कटियार ने 9 जुलाई को चाईबासा के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के सामने परिवारवाद दायर किया था और साथ ही शिकायत में यह भी कहा कि राहुल गांधी के बयानों से बीजेपी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। पार्टी के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी के पर टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी जी माननीय सांसद जी के द्वारा कि हत्यारा भी भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और उसमें और भी कई बातें कही थी जिन बातों से मुझे बहुत आहत हुआ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता होने के नाते मेरे मन में लगा कि भाई ऐसे पार्टी में हम जुड़े हैं क्या कि जिस पार्टी में इस तरह के बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर दिया जा रहा है। तो जब हमने पता किया तो उसमें लगा हमको कि नहीं, मैं पार्टी में सही जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गलत बयान दिया जा रहा है। तो मैंने अधिवक्ताओं से सलाह लिया और सलाह लेने के बाद लगा कि अगर आप आहत हैं तो आप इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। उसके कुछ दिनों के बाद फिर मुझे कई लोगों ने और भी कहा, हमारे संपर्कित लोग, हमारे शुभचिंतक लोगों ने कहा कि आप कैसे पार्टी में जुड़े हैं जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका हत्यारा है। मुझे और तकलीफ हुआ कि मेरे पार्टी में सही में ऐसा कुछ है क्या। तो ये जो बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे निजी कार्यालय पर भी जब लोग आते थे तो कई बार इस विषय पर डिस्कशन हुआ। यह मामला 28/3/2018 का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक अधिवेशन दिल्ली में हुई थी, जिसमें सांसद राहुल गांधी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही गई थी, जिसमें उन्होंने कहा भी था कि भाजपा की सरकार में कोई भी हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है, चोरों का गिरोह है। एक तरह का बहुत सारा उन्होंने अपशब्द का प्रयोग किया था, जिसको लेकर के हमारे चाईबासा शहर के प्रदेश उपाध्यक्ष उस समय थे प्रताप कुमार जी, उन्होंने इस चीज़ को यूट्यूब में और न्यूज़ चैनलों में देखा और उसके बाद उन्होंने आकर मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के बातें जो है राहुल गांधी जी के द्वारा कही गई है, जिसको मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचा है, हमारे कमेटी को, हमारे भाजपा सरकार को, उसके खिलाफ हमें अवमानना का केस दाखिल करना है, जिसको लेकर 2018 में हम लोगों ने यहाँ पर अवमानना का केस दाखिल किया। उसके बाद यहाँ पर संज्ञान लिया गया। संज्ञान लेने के बाद उनके विरुद्ध सम्मन इशू किया गया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम कर रही है। आदिवासियों का अपना सरना धर्म कोड दिलाने को लेकर केंद्र सरकार के प्रति कई आरोप लगाने का भी काम कर रहे हैं, जिसको लेकर आने वाली 26 मई को रांची के राजभवन के समक्ष आंदोलन करने का काम करेंगे। इससे पूर्व लगातार प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम किया है। प्रदेश कार्यालय में सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, वे नहीं चाहती कि आदिवासियों का अपना धर्म कोड हो। एक अजीब सी विडंबना लगती है कि पूरा देश, पूरा सदन, पूरा देश संविधान से चलता है और संविधान में जो सबसे अहम बिंदु है, अहम पार्ट है, वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल अगर 25 और 28 आप देखें, एक ये अलग बात है कि सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम नहीं था, लेकिन अन्य कॉलम था जिसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 90 लाख लोगों ने
अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक आस्था उसमें अंकित किया था और निश्चित रूप से 49.57 लाख, तकरीबन 50 लाख लोगों ने सरना धर्म अंकित किया था। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य कॉलम। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने जेपीएससी के रिजल्ट पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आयोग की वेबसाइट लिखती है कि आयोग का उद्देश्य निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। भारत के संविधान का आर्टिकल 15 और 16 एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों को आरक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस और अन्य श्रेणियों में भी आरक्षण का प्रावधान है। जेपीएससी ने बिल्कुल सपाट तरीके से इसकी लॉटरी के परिणाम की तरह परीक्षा का रिजल्ट निकाल दिया है। इससे यह भी पता नहीं चल पा रहा कि एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य आरक्षित वर्गों को निर्धारित कोटा मिला और 2.5 गुना से भी ज्यादा विद्यार्थियों को इंटरव्यू में बुलाने की प्रक्रिया का पालन हुआ है या फिर नहीं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे प्रेस वार्ता करने के लिए आप सबों के सामने मुखातिब हुए। देखिए, सरकार ने 11 महीने के अंतराल के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट निकाला। 24 जून को ये परीक्षा खत्म हुई थी और ये जो रिजल्ट है ये फाइनली जाकर अभी आया है 11 महीने के अंतराल के बाद। अब जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिजल्ट जारी किया है, मैं आपको एक बात बता दूं, ये उनका कवरेज लेटर था। अब आपको ये बताना मुश्किल लग रहा है ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट है या जिस राज्य में लॉटरी चलती है उसके लॉटरी का परिणाम। कुछ दिखा इसमें कहीं भी कुछ भी, ये एक श्रृंखला से लगातार आप देखेंगे रिजल्ट का रोल नंबर दिया हुआ है और रोल नंबर्स के साथ एडवर्टीजमेंट नंबर हेडिंग में दिया हुआ है। ये 3 पन्नों का उनका जो रिजल्ट है उसमें कहीं कुछ विशेष उल्लेख नहीं है। मैंने कहा ना कि बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिजल्ट है या किसी लॉटरी का रिजल्ट है। देखिए, अब आपको ये देखना होगा संविधान का जो आर्टिकल 15 और 16 होता है वो जो वंचित समुदाय रहे हैं, एससी समुदाय की बात करें, एसटी समुदाय की बात करें, ओबीसी समुदाय की बात करें, उनको आरक्षण का लाभ देता है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि शराब नीति को लेकर एक बार वर्तमान में इंडिया गठबंधन की सरकार ने स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई गई शराब नीति सर्वश्रेष्ठ नीति है। रघुवर दास ने भी कहा कि वर्तमान में जो शराब नीति चल रही थी उसे शराब नीति में बड़े घोटाले हैं। वर्तमान में घोटाले करने वाले होटवार जेल में बंद हैं और इस मामले में 600 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले हुए हैं। बहुत जल्द कई लोग की गिरफ्तारी भी की जाएगी। वाली बात यह है कि वर्ष 2020 में हेमंत सरकार ने 2 बार नियमावली को बदली की गई है और इस नियमावली बदलने के बाद जो आप सबके माध्यम से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आज जिस नियमावली को जो बनाने का काम किया था उस समय उत्पाद सचिव थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे, आज होटवार जेल में। और जैसा कि समाचार पत्र मीडिया के द्वारा ये जानकारी आ रही कि ये 100 करोड़ से भी ज्यादा घोटाले के मामले हैं। लेकिन मेरा आरोप है ये 100 करोड़ नहीं, ये कम से कम 600-700 करोड़ रुपए का शराब नीति में घोटाला होने का काम हुआ। अब सबको भी याद होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार रांची आ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यक्रम के संबंध में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि कल सुबह 9 बजे लोकसभा अध्यक्ष बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा।
एयरपोर्ट से निकलने के बाद लोकसभा अध्यक्ष बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद राजभवन जाएंगे। इसके साथ उनके कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। प्रायः समाप्त है। लोग आम जनजीवन पूरी तरह रात में 12-1 बजे भी आपको पलामू जाना हो, सिमडेगा जाना हो, अमड़ापाड़ा जाना हो, साहेबगंज जाना, आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो। और यह आज जब घटना हुई, हमको सूचना मिली कि एक जवान घायल है अवध सिंह। मैं इनको तुरंत राज हॉस्पिटल देखने को मैं गया वहां पर, लेकिन वह पूरी तरह गोली लगी है लेकिन स्वस्थ हैं। एक मनोबल जो हमारे आर्म फोर्सेस होती है, उसका मनोबल ऊंचा होता है। गोली लगने के बाद भी जब हम उससे बात कर रहे थे तो कहीं से वो निराश नहीं थे, उत्साहित थे कि हमने मारा है ऐसे 2 लोगों को। कांग्रेस पार्टी देश में संविधान बचाओ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जामताड़ा में भी संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जहां वक्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि देश में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थानों पर अमर्यादित तरीके से हमला किया जा रहा है, इसलिए हम लोग संविधान बचाने के लिए देश भर में संविधान बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। देश में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई लोग खुश नहीं है, कोई जब जुबान में नहीं बोल पा रहा है, कोई डर से नहीं बोल पा रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश जिसको जिताकर सत्ता दिया, जनता ठगा मत। आम जनता में आक्रोश है, संविधान हमारा खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है, हमें जो आज़ादी है वो भी खतरे में है। तो चिंता का विषय है। और मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने जनता के हित में संविधान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े हैं। और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह है, सभी वर्ग में उत्साह है। अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, और आदिवासी बचेगा तभी हम बचेंगे, दलित बचेगा तभी हम बचेंगे, अल्पसंख्यक बचेगा तभी हम बचेंगे, ओबीसी बचेगा तभी बचेंगे, और हमारा अपर कास्ट बचेगा तभी हम बचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्च कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं पर भी अमर्यादित तरीके से टिप्पणियां की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से रिलीवेंट ऑफिस पहलगांव में घटना हुआ और किसी तीसरे देश की दादागिरी जो दखल करता है, उसको लेकर भारत के अंदर यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश है। उन सब चीजों को भी इस संविधान बचाओ सभा में समायोजित किया गया। हम ये जिला स्तर पर कर रहे हैं, फिर विधानसभा स्तर पर करेंगे, फिर प्रखंडों में करेंगे। एक एक व्यक्ति को उनके हितों के रक्षा के लिए जगाने का काम करेंगे। यह कोई चुनावी शंखनाद नहीं है, अभी चुनाव का मौसम नहीं है, लेकिन एक मजबूत प्रतिपक्ष होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि लोगों को आने वाले भविष्य में चुनौतियों के बारे में आगाह करें। बाबा साहब का जो संविधान है, उसमें जो आयतें हैं, उस पर किस तरह प्रहार किया जा रहा है, एक एक कड़ी को लोगों को बताएं। हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका, हमारी न्यायपालिका कैसे आज के देश में असुरक्षित महसूस की जा रही है। पहली बार तो वहीं बोकारो के कैंप 2 में सदर अस्पताल का निर्माण किया गया है। जिले भर में मरीज यहां पर अपना इलाज कराने के लिए आते हैं।
लेकिन सदर अस्पताल में पार्किंग एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी हो गई है। बताया गया कि यहां लगातार हो रहे भवन के निर्माण के कारण पार्किंग खत्म हो चुकी है और यहां आने वाले मरीज और मरीज के परिजन रास्ते में गाड़ियों को लगाकर अस्पताल को पूरी तरीके से जाम कर रहे हैं, जिसके कारण इमरजेंसी के मरीजों को भी आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, मैं भी आया हूं यहाँ पे अपने एक संबंधी के इलाज के लिए, लेकिन देख रहा हूं कि पार्किंग का एक बहुत बड़ा समस्या है इस अस्पताल के लिए। पूरे जिले का ये जो है मुख्य अस्पताल माना जाता है सरकारी, जहां दूर दराज से लोग आते हैं और लगभग सब लोग 2 पहिया या 4 पहिया वाहन से आते हैं। तो यहाँ पे एक पार्किंग का व्यवस्था होना चाहिए। कम से कम 2 पहिया होगा तो लोग व्यवस्थित ढंग से लगाएंगे और रास्ता क्लियर होगा तो आकस्मिक रूप से आने वाले मरीजों को बहुत सुविधा होगी। जी बिल्कुल, देखिए आए दिन जैसे जैसे हॉस्पिटल बड़ा होते जा रहा है, गाड़ी जिधर मन तिधर लगा हुआ रहता है, पार्किंग की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार से निवेदन करते हैं और यहाँ के स्वास्थ्य जो विभाग है उससे निवेदन करते हैं कि पार्किंग की सुविधा दिया जाए, क्योंकि गाड़ी इधर उधर लगने से रोड जाम भी होता है, पैसेंजर को यहाँ जितना भी आते पेशेंट वगैरह उससे प्रॉब्लम भी होता है। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि पार्किंग की सुविधा दिया है। होगा कि हम जहाँ गाड़ी खड़ा किए वहाँ गाड़ी मिल जाएगा, सेफ रहेगा, गाड़ी सारा चीज अच्छा रहेगा। एक लाइन से गाड़ी लगा रहेगा तो उसमें अच्छा है। तो बहुत दिनों से महसूस किया जा रहा है कि सदर अस्पताल में पार्किंग होना चाहिए प्रॉपर वे में, और अभी तो इसमें नया कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। अब तो और भी पार्किंग की समस्या पैदा हुई है और सामने भी कहीं पार्किंग की जगह नहीं है। और अब तो जब इस हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा था उस समय भी हम लोग इन बातों को कि पीछे जब हॉस्टल बन रहा है, यहाँ जब बन रहा है आपको सदर हॉस्पिटल, यहाँ सीएस का ऑफिस बन रहा है, आखिर जो मरीज जो आएंगे या ये मरीज के जो लोग आएंगे यहाँ पर उनको देखने के लिए तो वो अपनी गाड़ियों को कहाँ खड़ा करेंगे। ये तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है कि सदर अस्पताल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था समुचित नहीं है। हम लोग जिला प्रशासन से बात किए हुए हैं, यूएसएन ऑफिस के सामने वाला जो जगह है उसको पार्किंग डेवलप किया जाए। ये जैसे हो जाएगा तो कुछ सुधार हो जाएगा। कंजेशन तो है अभी, और हमारा जो 50 बेडेड क्रिटिकल केयर यूनिट जो बन रहा है अगर वो बन जाएगा तब। रांची ट्राइबल फर्स्ट अभियान झारखंड के तहत पहन सम्मान महासम्मेलन का आयोजन रांची के नामकुम स्थित लाल खंडका में 8 जून को आयोजन किया जा रहा है। राजधानी रांची के सभी सरना स्थल के पहन और पहनाइन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के सभी पहन को आदिवासी मंच के माध्यम से सभी को सम्मान देने का काम ट्राइबल फर्स्ट अभियान के तहत में किया जा रहा है। लगभग आपको बताते चलें कि 2000 की संख्या में पहन और पहनाइन को मंच के माध्यम से सम्मान दिया जाएगा। रूढ़िवादी प्रथा को मनाने वाले सभी आदिवासी समाज के महान सम्मानों में शामिल होंगे। आपको ये पहन सम्मान समारोह का नाम बोलते ही एक हम वैसे व्यक्ति, वैसे माननीय और सम्मानीय लोगों का सम्मान करना चाहते हैं जिन्होंने जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और सामाजिक रूप से इन्होंने अपनी रूढ़ी और प्रथा के साथ में आज तक अपनी समाज को बचा करके रखा है, समाज को गढ़ने का काम किया है और उस रूढ़ी और प्रथा के साथ में अपना जीवन और अपना समुदाय को आगे चलने के लिए प्रेरित किया है। और जिसके चलते आज जनजाति समाज का पाहन के माध्यम से, कोटवार का माध्यम से, पेनभोरा का माध्यम से उसका पहचान और उसका आइडेंटिटी बनी हुई है। सरना स्थल के इस धुमकुड़िया में आयोजित प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि झारखंड जो अलग राज्य भी बना या झारखंड कह दे हमारे आदिवासी बहुल राज्य है और आदिवासी बहुल राज्य में यहाँ के जो पहचान है या समाज को बांधने का जो केंद्र बिंदु है यहाँ का सरना है, अखड़ा है, और उस समय जो मेन हमारा सामाजिक और धार्मिक जो अगुआ हैं वो हमारे धार्मिक। झारखंड में कोई भी लॉटरी के कारोबार पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन कोयलांचल में अवैध लॉटरी का धंधा जोरों पर चल रहा है। लोग अपनी गाड़ी कमाई लॉटरी के चक्कर में पड़कर गंवा रहे हैं, जिसके कारण अवैध लॉटरी के कारोबार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के साथ साथ जिले के
रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया आंदोलन कर रही महिला सविता बेबी ने भी कहा कि हमारी एक ही मांग है कि जिले में लॉटरी पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। और शमीम ने यह भी कहा कि लॉटरी के कारण शहर में अपराध बढ़ रहा है। हम लोग का एक ही मांग है कि लॉटरी बंद होना चाहिए। धनबाद जिला में झुनझुन लाल खुलेआम लॉटरी बेच रहा है, उस पर हम लोग को महिलाओं पर पूरा असर पड़ रहा है, तमाम जनता पर असर पड़ रहा है, बच्चे लोग पर पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए हम लोग का मांग है कि लॉटरी बंद होना चाहिए, एकदम लॉटरी मुक्त होना चाहिए, दारू भी मुक्त होना चाहिए। तो हम लोग अभियान चला रहे हैं। क्या हो रहा, नुकसान क्या हो रहा लॉटरी से? तमाम आदमी को नुकसान हो रहा है, पढ़ाई में दिक्कत हो रहा है, आदमी का घर में जो 200 रुपया कमा रहा है। बिहार के गोपालगंज से एक आश्चर्यचकित करने वाला मामला सामने आया, जहां पर शादी के मंडप में बैठे शादी की रस्म अदा कर रहे दूल्हे का अपहरण कर लिया गया है। और घटना के बारे में बताया गया कि गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दिगवा दुबौली से सुरेंद्र शर्मा की बेटी की बारात गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साधु चौक से आई हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और इसी बीच रात करीब 2 बजे किसी बात को लेकर दुल्हन पक्ष और दूल्हा पक्ष के लोगों के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद कुछ लोग दूल्हे को जबरन उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ लेकर चले गए। इस दौरान लूटपाट तोड़फोड़ का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कबाड़ तुर के छत ऊपर घर में घुस के लड़की के सारे गहना तुर के उनका के मरल हसन, इन्हों के मरल हसन और बेटी सब समर के मरल बड़े सर। हाँ, गाना सब लेके चल गए, दूल्हा के लेके चल गए सर। किडनैप करके चला गया। हाँ। क्या पैसा मांग रहे हैं लोग? हाँ। पुलिस से मदद नहीं मिली ना। फड़ किया, सब मारपीट किया। उन लोगों को मालूम था घर में कोई नहीं है और आए इधर घर में लेडीज सब थी, उनको मारे पीटे और गहना जो भी था पैसा था ये सब लेकर चले गए और दूल्हे को मारते हुए लेकर गए इधर से। कौन लोग थे वो लौंडा पार्टी था सब था। हाँ, वही सब था। उन लोगों का बहुत बड़ा जनसंख्या था। तो वहीं दानापुर के पूर्वी गोला रोड पर नाला निर्माण के दरमियान गैस पाइप के फटने से एक बड़ा हादसा होने से बच गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि पूर्वी गोला रोड स्थित रामदेव अपार्टमेंट के पास बुडको की ओर से नाला का निर्माण कराया जा रहा था और इस बीच जेसीबी से गड्ढा खोदने के दौरान गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन जो कि अपार्टमेंट में जा रही थी कट गई। गैस का रिसाव शुरू हो गया। गेल इंडिया को खबर किया गया और गेल इंडिया के लोगों ने किसी तरह से पाइप से हो रहे गैस के रिसाव को रोका और वहीं इसकी सूचना मिलने के बाद दानापुर पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी है। नाला की काम चल रही थी, उसमें गैस का पाइप था, जेसीबी से खुदाई चालू थी, उसमें नाला पाइप फट गया गैस का। लीकेज पूरा करने लगा, पूरा यहाँ पर पूरा अथी हो गया, बंकर हो गया गैस फटने से। ये लोग अथी किया, गैस वाले तेल वाले आए, हाल इसको बंद किया गया। सूचना मिली कि गैस पाइपलाइन कट गया, तो यहाँ नाला निर्माण बुडको के द्वारा करवाया जा रहा है, उसके द्वारा खोदा जा रहा, तो उसी में गैस पाइपलाइन कट गया। और रही मामला हम लोग यहाँ फायर की टीम है, गेल की भी टीम आई हुई है, बुडको के द्वारा ये नाला निर्माण जो चल रहा है, तो हम तो आज स्थिति में कोई बात नहीं कि सामान्यतः देखने में भी लग रहा है कि नाला बहुत ढंग का बन नहीं रहा है। इसलिए बोकारो स्टील प्लांट के SMS2 कन्वेंटर एरिया में भी काम करने वाली कंपनी GR एंटरप्राइजेस को उप श्रमायुक्त के कार्यालय से न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने के संबंध में नोटिस जारी किया है। कंपनी को श्रम अधीक्षक सह निरीक्षक बोकारो की तरफ से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की नियमावली 1951 के निरीक्षण के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर कल कारखाने की अधिकता है। यहाँ बियाड़ा जैसा इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र भी है, साथ में बोकारो स्टील प्लांट है, इलेक्ट्रो स्टील प्लांट है और बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट भी हैं। तो बोकारो में मजदूरों की समस्या बहुतायत में है, जिसमें मेन समस्या है कि उनको जो है न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान का भी कई जगह से सूचना हम लोग आती रहती है। बहुत जगह है कि उनका इलीगल कटौती का मामला आता है, जो मजदूरी भुगतान जो उनको देना चाहिए उसमें भी कटौती किया जा रहा है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।